नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर है। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पसंदीदा चीजें दिखाई। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द पोस्टर से सम्मानित किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रूस के दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान कोरोना काल के वक्त हुई भारत रूस की पेट्रोल डीजल डील की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को शांति का संकेत देते हुए कहा कि युद्ध के दौरान में समाधान नहीं खोजा जा सकता, शांति के लिए वार्ता बहुत जरूरी है। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा क्योंकि युद्ध कोई समाधान नहीं है। मुझे शांति की उम्मीद है, मैं शांति के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूं। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जाति के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है। और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है।
एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबाद। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जंग के बीच 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं। पहले दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात के बाद मोदी ने मॉस्को में भारतवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा। और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को
नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है। T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। जवानों के बलिदान से देवभूमि में शोक की लहर है। बलिदानियों के पार्थिव शरीर देहरादून लाए गए। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर बलिदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सेना के अधिकारियों ने बलिदानियों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत कुल 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की है। एसआईटी ने सोमवार रात सीएम योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक को मुख्य जिम्मेदार बताया और यह कहा कि आयोजकों की लापरवाही से ही इतना बड़ा हादसा हुआ, जबकि स्थानीय प्रशासकों की भी जवाबदेही तय करने की बात कही। हाथरस हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। आगे किसका नंबर? बीते दिनों हाथरस में हुई भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी और अब इस रिपोर्ट के बाद एक्शन शुरू हो गया है। एसडीएम, सीओ,
तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने बीते शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। यह एक्शन एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने समिति भी गठित की थी। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि का सत्संग आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैसे शासन की ओर से 80,000 लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लोगों के बाहर जाने का वक्त आया तो भगदड़ मच गई। मगर सवाल अभी भी बाबा को लेकर बना हुआ है कि बाबा है कहां? आखिरकार बाबा पर सियासत मौन क्यों है? सपा हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, सबने बाबा को लेकर मौन धारण क्यों किया हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं हाथरस भगदड़ कांड के बाद भी लोगों की भोले बाबा में आस्था वो बनी हुई है, यानी कम नहीं हुई। आप देखना चाहेंगे कि कैसे, तो देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार के कैमरे में कैसे ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में साकार विश्वहरि के आश्रम को आज बीते हाथरस की घटना को तो 8 से दिन पहुंच गए हैं, मगर मैनपुरी के 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आज जो मंगलवार का दृश्य था, जो नजारा था, वो अलग ही देखने को मिला। भोले बाबा के श्रद्धालु मंगलवार को उनको पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लिए भारी संख्या में आज मैनपुरी के जो बिछवा थाना क्षेत्र आश्रम है उस पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद उनको नमन करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या जहां देखी गई तो महिलाओं श्रद्धालुओं की अधिक संख्या देखने को मिली है। तो वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा व्यवस्था में देखने को मिले हैं। गेट जो आश्रम के दोनों गेट हैं, मुख्य द्वार और गेट नंबर 2, दोनों पर थाना अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। लगातार किसी को भी आश्रम के आसपास जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो मुख्य जो बैरियर्स लगाया गया पुलिस की तरफ से, उस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको समझाने बुझाने के बाद पुलिस वहां से लौटाने का काम कर रही है, क्योंकि जो आशाकार विश्वहरि भोले बाबा हैं उनका एक बयान आया था, उसके बाद से श्रद्धालुओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ही मंगलवार को भारी संख्या में लोग भोले बाबा के आश्रम पर पहुंच रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं मुरादाबाद में पूर्व सांसद एसटी हसन का एक वीडियो और बयान सामने आया, जिसमें प्रशासन की तरफ से मुहर्रम के जुलूस में शास्त्रों पर और शस्त्रों पर पाबंदी लगाने पर एसटी हसन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाबंदी सब पर बराबर रूप से होनी चाहिए। सारे धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र और शस्त्र की पाबंदी लगनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत ही क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये चला आया है, लेकिन अस्त्र शस्त्र की अपनी लोग कला दिखाते हैं, लाठी डंडा सब चलाते हैं। मेरे संज्ञान में एक भी मामला ऐसा नहीं है जिससे इससे किसी की मौत हुई। इसमें रोकने की जरूरत क्या है? अगर रोका है तो ईमानदारी से सब पर रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हैवी डीजे लेकर चलते हैं, लोगों के दिल धड़क जाते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं। आखिर उन पर भी तो रोक लगाई जाए। देखिए, पाबंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ, इसकी जरूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की जरूरत क्या है? और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है
के एक लिमिट में वो बने, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि हमने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल रसेल नाम का एक व्यक्ति मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। वह प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेता था। रैकेट 2019 से चल रहा था। एक चर्चित अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार महिला डॉक्टर्स की पहचान 50 साल की डॉक्टर विजया कुमारी के रूप में हुई है। वो फिलहाल निलंबित है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट के साथ काम करने वाली अकेली डॉक्टर है। आईसी क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 3 लोग बांग्लादेशी नेशनल थे, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था, और ये लोग वहीं से बांग्लादेश से किडनी के पेशेंट और डोनर को आइडेंटिफाई करके लाते थे, यहाँ लाते थे, यहाँ रुकवाते थे, उनके टेस्ट कराते थे और उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। एक उनके साथ उनका ट्रांसलेटर था और एक डॉक्टर और डॉक्टर के 2 स्टाफ, तो कुल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसमें ये लोग बांग्लादेश में जनरली डायलिसिस सेंटर वगैरह से आइडेंटिफाई कर लेते थे किडनी पेशेंट्स, और डोनर जो गरीब लोग होते थे उनको ले आते थे कि आप ट्रांसप्लांट देने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए। नहीं तो कुछ लोग को जॉब नौकरी का झांसा देते थे, आपको काम सिखाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, और जब यहाँ आके मेडिकल टेस्ट करवा के फिट पाए जाते थे तो उनसे फिर कह के पैसे का लालच दे के उनकी ट्रांसप्लांट कराते थे। फिर उनके कागज़ वगैरह नकली बनवा के यहाँ पे उनका ये डॉक्टर्स जो थे उनका स्टाफ और वो मिलकर उनका कागजात वगैरह पूरे करवाते थे और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों का डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होने पर जौनपुर में शिक्षक एकजुट हुए और डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जौनपुर के शिक्षकों का यह कहना है कि सरकार का यह आदेश पूर्णतया अव्यवहारिक है। सरकार के इस आदेश के विरोध में अध्यापकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। सरकार बिना तैयारी के, बिना किसी हमारे जितने भी दिक्कतें परेशानियां थी उसको दूर किए बिना ही लोगों को झोंक दी, जबकि वो 15 जुलाई से शुरू होना था। और क्या वजह थी कि सरकार उसको 8 जुलाई से ही लगा दी, और उसमें इतनी परेशानियां हैं कि हम लोगों को सिर्फ CL मिलता है, कैजुअल लीव 14 की संख्या में, जबकि जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी सबको 31 दिन का EL मिलता है। हम लोगों को कहा जाता है कि आप गर्मी छुट्टी लेते हैं, भाई गर्मी छुट्टी हमको मत दीजिए, 31 दिन का EL और 14 दिन का CL हाफ डे लीव की व्यवस्था ये करें और पेरेंट केयर लीव की व्यवस्था करें, तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियो हम लोगों ने माननीय महानिदेशक महोदय को भेजा है जिसमें स्कूल आधे डूबे हुए हैं, गांव में रास्ता नहीं है, लोग पहुंचेंगे कैसे, इसकी कल्पना इन्होंने नहीं किया। सरकारी बिल्डिंगों में बैठ करके, AC में बैठ करके उसकी कल्पना ही नहीं कर पाए कि वहां पहुंचना कितना दूभर है। कहीं लोग नाव से जा रहे हैं तो कहीं लोग जो है कीचड़ में से जा रहे हैं, कहीं उनकी गाड़ी फंस रही है। इन सारी समस्याओं का निदान करने के बाद आप जैसे चाहे अटेंडेंस लें। तो वहीं मंगलवार को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री जीतन राम मांझी ने कायर बोर्ड की समीक्षा बैठक ली, जिसमें मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कायर के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। यह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार हर संभव इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मांझी ने आगे कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कायर के उद्यमी ज्यादातर दक्षिण भारतीय गांवों में और उन्हें हर संभव मदद दी जानी चाहिए। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में परंपरागत काम करने वालों को मदद मिलेगी और इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के लघु उद्योगों को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में सभी छोटे उद्यमियों को सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।